गाइस, दिस इज आशुतोष गुप्ता, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छी तरीके से नहीं दिया हुआ है, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि इस टॉपिक को अच्छे से हम लोग समझ सकें और पेपर में कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत ना करें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है वो एनसीईआरटी से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। जो भी एनसीईआरटी में चीज़ें लिखी हुई हैं सबसे पहले हम उसे देखेंगे। उसके बाद इसको मैं अलग से भी डिटेल में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा जो कि आप लोग के लिए ज़रूरत है और जिस पे जो है क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की ही चीज़ें रहेंगी, एनसीईआरटी से बाहर नहीं रहेंगी, लेकिन उसको थोड़ा सा मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि क्वेश्चंस लगाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैंने पीवाईक्यूज भी ऐड किए हुए हैं जो कि इस वीडियो से रिलेटेड ही है, इस टॉपिक से रिलेटेड ही है, तो उसको मिस आप लोग नहीं नहीं करिएगा। और मैं वादा करता हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो इस टॉपिक से आपका क्वेश्चंस कोई भी नीट एग्जाम में गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं टॉपिक रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब होता क्या है, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, है ना। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन मतलब ये होता है कि हमने देखा है कि कभी जो है वो हम तेज तेज सांसें लेते हैं, ठीक है, कभी हम लोग धीरे धीरे सांसें लेते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है, और कभी हम लोग नॉर्मली लेते हैं। ठीक है, तो ये होता कैसे है, ये होता है रेगुलेशन के थ्रू, है ना। बॉडी हमारी जो है उसको रेगुलेट करती है। जब हमारी नीड जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और जब हमारी नीड जो होती है वो कम होती है तब हमारा रेस्पिरेटरी रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है या फिर नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो कैसे रही हैं, कैसे रेस्पिरेटरी रेट हमारा बढ़ जा रहा है, कभी हम लोग तेज तेज सांसें ले रहे हैं और कभी धीरे धीरे सांसें ले रहे हैं। तो यही पूरा जो है वो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन होता है जो कि हमारी बॉडी करती है। ठीक है, तो वो कैसे होता है बस वही हम लोग को इस टॉपिक के अंडर में जो है पढ़ना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में सबसे पहले देख लेते हैं कि लिखा क्या हुआ है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी होती है टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम। रेस्पिरेटरी रिदम मतलब वही कि रेस्पिरेटरी रेट एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर रेट पे जो है वो हमारा रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है एक पर्टिकुलर रेट पे, जैसे नॉर्मल रेस्पिरेशन जो होता है 12 to 16 ब्रीथ्स होता है पर मिनट। तो ये कैसे हो रहा है ना, वही हम लोग को देखना है। तो ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, वो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उन लोग के पास एबिलिटी होती है कि वो जो है इसको चेंज कर सकते हैं या फिर उसको क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वो सूट कर सके डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू के, हम लोग की बॉडी की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वो शूट कर सके। ठीक है, तो दिस इज डन बाय न्यूरल सिस्टम। ये होता कैसे है, न्यूरल सिस्टम के थ्रू होता है। न्यूरल सिस्टम यू नो वेरी वेल, नर्वस सिस्टम हमारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, आगे चैप्टर ये पूरा एक नर्वस सिस्टम का, लेकिन उससे पहले मैं बस बता देता हूँ, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, है ना। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली जो है वो ये कंट्रोल करने का काम करता है कि किस रेट से जो है हम रेस्पायर करेंगे, किस रेट से जो है हम रेस्पिरेशन करेंगे, क्या हमारा रेस्पिरेटरी रेट रहेगा, है ना। वो कौन डिसाइड करता है, हमारा नर्वस सिस्टम डिसाइड करता है। ओके, एक स्पेशलाइज सेंटर जो होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ, मेडुला रीजन में ऑफ द ब्रेन, कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, विच इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। तो ये जो रेगुलेशन हो रहा है उसके लिए पूरा ब्रेन नहीं रिस्पॉन्सिबल है, ब्रेन का कोई एक पार्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इस रेस्पिरेशन रेट को मेंटेन करने के लिए बेसिकली। ओके, और इसका रेगुलेशन कराने के लिए। ठीक है, उसका नाम क्या दिया एनसीईआरटी ने, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं, और यही प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा विच सेंटर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, तो आंसर क्या होगा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और अगर उसका लोकेशन पूछेगा कि उसका लोकेशन क्या है तो हम क्या बोलेंगे, मेडुला। अब ये मेडुला क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है कहाँ एग्जैक्टली, उसको मैं समझाने के लिए एक बार आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ कि हमारे बॉडी में जो होता है नर्वस सिस्टम जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं, एक आता है ब्रेन और एक आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, है ना। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बाकी सारे नर्व्स जो कि जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पास होके जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं अभी, बेसिकली हमारा फोकस है कि ब्रेन। ठीक है, ब्रेन पे। तो ये मान लो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में हमारा क्या होता है, सेरी ब्रह्म होता है, सेरी ब्रह्म होता है, सेरी ब्रह्म होता है। बस ये समझिए कि हमारे ब्रेन में कौन कौन से पार्ट होता है, सेरी ब्रह्म होता है, जिसको फोर ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है हमारा मिड ब्रेन, क्या आता है, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के नीचे आता है हमारा पोन्स, क्या आता है, पोन्स। और उसके नीचे क्या आता है हमारा मेडुला, क्या आता है, मेडुला, जिसका पूरा नाम क्या है, मेडुला ऑब्लंगाटा।
ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा के नाम से भी जाना जाता है इसे। ओके, और फिर हमारा स्टार्ट होता है क्या, स्पाइनल कॉर्ड। फिर हमारा क्या स्टार्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये बेसिकली जो है वो ब्रेन का पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बेसिकली कह सकता हूँ मैं पार्ट है। क्या, एक सेरिब्रम होता है, फिर क्या होता है, मिड ब्रेन होता है, फिर क्या होता है हमारा, अलग अलग कलर से मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा क्या है, मिड ब्रेन है, ये हमारा क्या है, पोन्स है, और ये हमारा क्या है, मिडला। ठीक है, ये तीन रीजन्स हैं हमारे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। हमारे ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट है, सेरिब्रम, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। ठीक है, फिर हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो क्या लिखा है कि ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, जो कि रेस्पिरेशन को रेगुलेट कर रहा है, रेस्पिरेटरी रेट को मेंटेन कर रहा है, वो कहाँ सिचुएटेड है, वो सिचुएटेड है बेसिकली मेडुला ऑब्लंगाटा में। क्या लिखा है यहाँ पे, मेडुला में सिचुएटेड है। और मेडुला कहाँ है, मेडुला हमारा ये है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है वो लोकेटेड है। वही जो है वो क्या कर रहा है, रेगुलेशन कर रहा है हमारे रेस्पिरेशन का, कब हमारा ब्रीदिंग रेट हाई होगा, कब हमारा ब्रीदिंग रेट कम होगा। ओके, तो यही यहाँ पे लिखा है। ठीक, इतनी बातें समझ आ गई होगी आई थिंक। फिर इसके बाद क्या लिखा है कि अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स, एक और सेंटर है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, पोन्स के अंदर। पोन्स अभी मैंने बताया ना आप लोग को, पोन्स कहाँ है, ये है, ये हमारा पोन्स है। ठीक है, जस्ट ऊपर है किसके, मेडुला के। ठीक है, अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स, पोन्स में एक और सेंटर प्रेजेंट है, पोन्स रीजन में, ऑफ द ब्रेन, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जिसको क्या बोल रहा है एनसीईआरटी, उसको कह रहा है कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर। एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर नाम का जो है वो सेंटर प्रेजेंट है कहाँ, पॉन्स के अंदर, जो कि क्या करता है, वो भी रेगुलेट करने का काम करता है रेस्पिरेशन को। ठीक है ना, ये प्राइमरली अगर पूछे कि प्राइमरली कौन रिस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेशन रेगुलेशन में, तो हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और पूछे अगर वो कहाँ लोकेटेड है, तो क्या बोलेंगे, मेडुला ऑब्लंगाटा में। ओके, ठीक है, इतनी बातें आई थिंक क्लियर है। और पोन्स एक और सेंटर लोकेटेड है कहाँ, पोन्स के अंदर, जिसका नाम क्या दिया एनसीईआरटी में, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और वो क्या करता है, दैट कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ऊपर जो था उसके फंक्शंस को मॉडरेट करता है। मतलब मेन काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। लेकिन पोन्स में एक और सेंटर है सिचुएटेड, जिसका नाम क्या है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। वो जो है वो सिग्नल दे सकता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कि भाई तुम ऐसी चेंजेस करो कि तुम रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा दो या रेस्पिरेटरी रेट घटा दो। करना किसका काम है, बेसिकली वो आरआरसी है। तो कह सकते हैं ये आरआरसी जो है वो क्या है, एक मालिक है। मालिक मतलब कहने का मतलब ये है कि सुपीरियर है और ये जूनियर है। ठीक है, जो भी काम करना होगा वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ही करेगा, लेकिन उसको मॉडरेट कौन कर सकता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर अगर कहेगा कि आप रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा दीजिए, तो आरआरसी क्या करेगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देगा। ठीक है, और अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहेगा रेस्पिरेटरी रेट घटा दीजिए, तो आरआरसी कहेगा न्यूमोटैक, वो क्या करेगा, रेस्पिरेटरी घटा देगा। लेकिन न्यूमोटैक्सिक करता क्या है, बेसिकली घटाता है कि बढ़ाता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो वही लिखा है कि पॉन्स में जो है एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो प्रेजेंट है, जिसका फंक्शन क्या है कि मॉडरेट करना है किसका, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट करना। ठीक है, तो न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर, ये लिखा है यहाँ पे कि क्या करता है ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर का कहने का मतलब क्या है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, दिस सेंटर का मतलब क्या है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। क्या कर सकता है ये, इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को कम कर देगा। तो बेसिकली अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट हुआ, तो इंस्पिरेटरी रेट जो है वो क्या हो जाएगा, इंस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वो हमें नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, मतलब न्यूमोटैक्सिक सेंटर अगर एक्टिवेट हुआ, तो वो क्या करेगा, इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को बढ़ा देगा, मतलब ज़्यादा समय तक हम लोग इंस्पिरेशन करेंगे। तो एक बात बताओ, इंस्पिरेटरी रेट क्या है या फिर रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है। रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है कि ब्रीथ कितना हम लोग कर रहे हैं, कितनी बार पर मिनट, है ना। इसी को तो रेट बोलते हैं। रेट मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देते तो वो रेट हो गया, है ना। तो कितनी स्पीड से वो बेसिकली चीज़ हो रही है। ठीक है, तो इंस्पिरेटरी रेट ड्यूरेशन अगर हम कर दें, मतलब ये जो टाइम है, टाइम जो है बेसिकली कह सकते हैं ब्रीद हम लोग जो कर रहे हैं अपॉन टाइम, ये टाइम अगर हम लोग क्या करें, डिक्रीज कर दें, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियसली अगर डिनोमिनेटर हम लोग डिक्रीज करते हैं, तो ये जो पूरा रेशियो हो जाता है वो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि अगर इंस्पिरेटरी ड्यूरेशन ड्यूरेशन अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे, तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है कि ड्यूरेशन को तो डिक्रीज करता है, लेकिन रेस्पिरेटरी रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इतनी बातें समझ आ गई। ठीक है, अभी तक मैंने क्या कहा, अभी तक मैंने कहा
कि प्राइमरी जो है रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। वो कहाँ लोकेटेड है, मैंने बताया वो लोकेटेड है मेडुला ओब्लंगाटा में। लेकिन एक और सेंटर प्रेजेंट है कहाँ, पॉन्स के अंदर, जिसका नाम क्या दिया है एनसीईआरटी ने, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। एक और सेंटर होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया है वो आपको भूलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो क्या करता है, बेसिकली वो ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी क्या करेंगे हम लोग, सांसें लेंगे, जल्दी जल्दी इंस्पायर करेंगे। अगर जल्दी जल्दी इंस्पायर करेंगे तो 1 मिनट में ज्यादा बार इंस्पायर करेंगे, ज्यादा बार इंस्पायर करेंगे तो रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ठीक है। ओके, तो आगे देखते हैं। देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, है ना, ड्यूरेशन अगर डिक्रीज कर देगा इंस्पिरेशन का तो क्या होगा, अल्टरेशन मतलब चेंज हो जाएगा, क्या रेस्पिरेटरी रेट हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये बातें तो थी हमारी सेंटर्स की। अब एक और चीज लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक कीमो सेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हमारा जो है ना, उसके जस्ट एडजेसेंट में रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ है हमारा, मेडुला ओब्लंगाटा में। तो मेडुला ओब्लंगाटा के जस्ट बगल में क्या सिचुएटेड है, एक कीमो सेंसिटिव एरिया, मतलब ये मेडुला मेडुला ओब्लंगाटा है, उसके जस्ट साइड में क्या सिचुएटेड है हमारा, एक एक सिचुएटेड है क्या, कीमो सेंसिटिव एरिया। कीमो सेंसिटिव मतलब क्या होता है, कीमो मतलब क्या होता है, केमिकल। कीमो मतलब क्या होता है, केमिकल। और सेंसिटिव मतलब केमिकल के लिए सेंसिटिव है, मतलब कोई एक केमिकल सब्सटेंस है उसके लिए ये एरिया जो है वो सेंसिटिव होगा। मतलब अगर वो सब्सटेंस इंक्रीज होता है ब्लड के अंदर, ठीक है, यू नो वेरी वेल कि हर ऑर्गन्स को जो है वो ब्लड सप्लाई मिलती है, तो इसको सेंस हो जाएगा, ये सेंस कर लेगा कि भाई ब्लड के अंदर ये चीज़ बढ़ी हुई है, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कीमो सेंसिटिव एरिया। कीमो सेंसिटिव एरिया एक ऐसी एरिया होते हैं जो कि केमिकल्स के लिए क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही उनकी मात्रा जो है इंक्रीज होती है ब्लड के अंदर, तो ये उस चीज़ों को सेंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो सिग्नल्स जो है ब्रेन को भेजते हैं। तो देखो ये करता क्या, ठीक है। A chemosensitive area is situated adjacent to the respiratory center, which is हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या है, हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड है, और हाइड्रोजन आयंस के लिए क्या है, हाईली सेंसिटिव है, ठीक है। हाईली सेंसिटिव है, जिसके लिए मैंने बताया था कि वो केमिकल्स के लिए सेंसिटिव होंगे, लेकिन कौन से केमिकल के लिए सेंसिटिव है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सेंसिटिव है और हाइड्रोजन आयन के लिए सेंसिटिव है। हाइड्रोजन एच प्लस की मात्रा अगर बढ़ेगी ब्लड के अंदर, या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ेगी, तो ये उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेंस कर लेगा उसे, और करेगा क्या, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है कि इंक्रीज इन दी सबस्टांसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंसर। अगर ये सबस्टांसेस का नंबर इंक्रीज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे ब्लड के अंदर बढ़ती है, या हाइड्रोजन आयन की मात्रा जो है वो ब्लड के अंदर हमारी बढ़ती है, तो उससे होगा क्या, विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर, जो कि कीमोसेंसिटिव एरिया सेंस करेगा और वो एक सिग्नल भेजेगा किसके पास, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। बेसिकली मेन काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, लेकिन किसके हेल्प से कर रहा है। तो अभी तक मैंने देखा एक हेल्प जो ले रहा था वो पॉन से ले रहा था, पॉन्स बता रहा था उसे ऐसा करो वैसा करो, ठीक है। दूसरा एरिया अभी हमने देखा एक कीमोसेंसिटिव एरिया, जो कि मेडुला ओब्लंगाटा में ही प्रेजेंट है, और वो जो है वो केमिकल्स को सेंस करता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को। और जब इनकी मात्रा जो है ब्लड के अंदर इंक्रीज होती है, तो वो एक सिग्नल भेजता है किसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर उसके अकॉर्डिंग जो है नेसेसरी एडजस्टमेंट करता है। मतलब या तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाएगा, मतलब उन चीज़ों को बाहर निकालने की कोशिश करेगा बॉडी से, ठीक है, या फिर अगर कम है तो उन चीज़ों को बॉडी के अंदर लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एडजस्टमेंट करेगा कौन, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो प्राइमरी फंक्शन आप अभी तक देख रहे हैं कि कौन परफॉर्म कर रहा है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ही परफॉर्म कर रहा है। इसलिए कभी भी क्वेश्चन अगर पूछेगा कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में प्राइमरी रोल कौन प्ले करता है, तो हम हमेशा कहेंगे कि कौन प्ले करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और पूछे वो लोकेटेड कहाँ होता है, क्या पोन्स में लोकेटेड होता है, तो कहेंगे नहीं, वो कहाँ लोकेटेड होता है, मेडुला में, मेडुला ओब्लंगाटा। अगर पूरा लिखेगा तो मेडुला ओब्लंगाटा, शॉर्ट फॉर्म में लिखेगा तो मेडुला, ठीक है। ओके, तो अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ा था कि टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दी सब्सटेंसेस कैन बी, वही लिखा है कि ऐसा एडजस्टमेंट करेगा कि इन सब्सटेंसेस जो इंक्रीज हुए हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो जाना, उनको हम लोग बॉडी से बाहर निकाल सकें, ठीक है। ओके, रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्च, एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्च डिफरेंट लोकेशंस पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। एओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी दो जो है बेसिकली ब्लड वेसल्स हैं। ये ब्लड वेसल्स जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, क्या रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी आल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है, एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल्स टू रिदम सेंटर फॉर ब्रेथ। मतलब वही काम जो
कहाँ पे प्रेजेंट था, मेडुला के जस्ट बगल में कीमोसेंसिटिव एरिया, वैसा ही कीमोसेंसिटिव एरिया कह सकते हैं, या फिर रिसेप्टर्स लिखा हुआ है, ऐसे रिसेप्टर प्रेजेंट है कहाँ पे, एओर्टिक आर्च में एंड कैरोटिड आर्टरी में, जो कि क्या है, यही काम करते हैं जो कि वो कर रहा था कीमोसेंसिटिव एरिया, बेसिकली वही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ये रिसेप्टर्स भी जो है वो क्या करेंगे, रिसेप्ट कर लेंगे, सेंस कर लेंगे उन चीज़ों को, भाई ये इसकी अमाउंट जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ है, और वो जो है स्किन फिर दोबारा किसको भेजेंगे, वही मेडुला में सिचुएटेड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, उसको भेजेंगे, और वो जो है वो नेसेसरी एडजस्टमेंट करेगा, या तो रेस्पिरेट बढ़ाएगा, उनको बाहर निकालने की बेसिकली कोशिश करेगा अगर बढ़ जाएंगे तो, ठीक है। तो बाहर निकालने का यही तरीका होता है हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन में तेज तेज सांसें लेंगे, तेज तेज सांसें लेंगे तो क्या होगी, ज़्यादा गैसेज हम लोग बाहर छोड़ेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर जो एक्यूमुलेट हो गया है तो वो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लंग्स में आएगा, और वो हम लोग बाहर एक्सेल आउट कर देंगे। तो ये एक तरीका होता है, ठीक है। लास्ट लाइन जो लिखा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर जो है एमसीक्यू में पूछ लेता है, पेपर में और टेस्ट में हमारे आता रहता है कि रोल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में। तो एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है कि द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट लिखा हुआ है, इस बात को हम लोग कभी कभी जो होता है पेपर में जल्दी की वजह से क्या होता है, गलत कर देते हैं। वो सिग्निफिकेंट लिख देगा, इज नॉट इनसिग्निफिकेंट लिख देगा, इसी को मतलब चेंज कर देगा थोड़ा सा, ठीक है। तो हमको याद रखना है कि ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही कम रोल प्ले करने का काम करता है, कह सकते हैं वो इनसिग्निफिकेंट। कोई सिग्निफिकेंट मतलब क्या, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट रोल, और इनसिग्निफिकेंट मतलब नॉट इंपॉर्टेंट रोल। तो कह सकते हैं कि रोल ऑफ ऑक्सीजन जो होता है रेगुलेशन और रेस्पिरेशन में, मतलब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाने में घटाने में, वो इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H प्लस प्ले करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग गलत नहीं करिएगा कि रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट है, ना कि सिग्निफिकेंट, बस इतनी चीज़ें याद रखिएगा। आई थिंक अभी तक आप लोगों को ये समझ आया होगा जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब मैं इसको जो है वो अलग से आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि ये और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो देखो, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, तो रेगुलेशन जो होता है वो दो तरीके से, बेसिकली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, दो तरीके से होता है रेगुलेशन। एक होता है न्यूरल, मतलब नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है, और दूसरा होता है कीमो सेंसिटिव एरियाज के थ्रू, कीमो सेंसिटिव एरियाज के थ्रू, ठीक है। ठीक है, केमिकल रेगुलेशन कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो न्यूरल के थ्रू कैसे होता है, मैंने बताया दो तरीके से होता है। एक जो है मेडुला ऑब्लांगाटा में सेंटर प्रेजेंट है, और दूसरा सेंटर कहाँ प्रेजेंट है, पॉन्स के अंदर। मेडुला ऑब्लांगाटा में जो सेंटर प्रेजेंट है उनका नाम होता है दो, एक होता है DRG। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, एनसीईआरटी में लिखा नहीं, लेकिन सिर्फ आप लोग को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बाकी और कुछ नहीं, इतना आता नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले पढ़ाया जाता था इसे। तो मल्लम लंगाटा में क्या पता है, DRG एंड VRG, इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। उससे पहले देखेंगे कि DRG को एक और नाम है, उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी सेंटर, इंस्पिरेटरी सेंटर, और VRG को बोलते हैं एक्सपिरेटरी सेंटर, ठीक है। इंस्पिरेटरी सेंटर, एक्सपिरेटरी सेंटर। इंस्पिरेटरी सेंटर का मतलब ये है कि इंस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। बेसिकली कह सकते हैं कि इसका काम क्या होता है इंस्पिरेटरी सेंटर का, कि इनिशिएट करता है किसको, इंस्पिरेशन को, मतलब इंस्पिरेशन कराता है, इंस्पिरेशन की स्टार्टिंग कराता है, मतलब सांस जब हम लोग लेते हैं तो उस प्रोसेस को कराता है कौन, बेसिकली DRG एक्टिवेट होता है, और वो जो है वो क्या कराता है, इंस्पिरेशन कराता है। क्योंकि यू नो वेरी वेल कि मैंने पहले भी बताया था कि इंस्पिरेशन जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, एक्सपिरेशन जो है वो एक पैसिव प्रोसेस है, जब हम लोग क्या है नॉर्मली कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं अगर हम लोग तो, ठीक है, ठीक है। तो इंस्पिरेशन करा कौन रहा है, बेसिकली DRG। और ये नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम जो है, रेस्पिरेटरी रिदम जो है वो मेंटेन करने का काम करता है DRG, क्योंकि नॉर्मल रेट पे अगर इंस्पिरेशन कराएगा तो नॉर्मली, और वो एक्सपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, तो नॉर्मली रेस्पिरेशन हमारा रहेगा जो रहता है 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट, ओके। वैसे ही हमारा क्या है कि VRG है, ठीक है। VRG क्या कराता है, एक्सपिरेटरी सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो नाम के अकॉर्डिंग ही उनका क्या काम है, एक्सपिरेटरी सेंटर मतलब एक्सपिरेशन को कंट्रोल करता है, ये क्या करता है, एक्सपिरेशन कराता है। लेकिन कौन सा एक्सपिरेशन कराता है वो बात जरूरी है याद रखना, फोर्सफुल एक्सपिरेशन कराता है। क्या कराता है ये, फोर्सफुल। नॉर्मली एक्सपिरेशन जो होता है वो तो एक प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस होता है, लेकिन फोर्सफुल एक्सपिरेशन में जो क्या होता है, एसेसरी मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, तो वो एक एक्टिव प्रोसेस हो जाता है। इसलिए फोर्सफुल एक्सपिरेशन कौन कराता है, एक्सपिरेटरी सेंटर, वेयर नॉर्मल रेस्पिरेशन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, DRG। इसको याद कैसे याद रखेंगे कि DRG इंस्पिरेटरी सेंटर, और वो इंस्पिरेशन
में हेल्प करता है, और वीआरजी एक्सपिरेटरी सेंटर है एक्सप्रेशन में हेल्प करता है। तो इसका एक ट्रिक है बहुत ही ईजी। एक वर्ड याद रखिएगा आप लोग, डाइव। डाइव मतलब यू नो वेरी वेल, डाइविंग, है ना। तो डाई मतलब डी से हो गया DRG। तो DRG क्या कराता है, इंस्पिरेटरी सेंटर है हमारा। और वी से क्या हो गया, VRG, और वो क्या कराता है, हमारा एक्सपिरेटरी सेंटर है। तो एक्सपिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन को कंट्रोल करता है। आखिर अगर हम लोग फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते कब है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज तेज तेज सांसें लेते हैं ना, सांसें फूलती हैं। तो एक्सरसाइज के दौरान या फिर दौड़ रहे हैं आप बहुत तेजी से, तब, है ना, वो बेसिकली एक्सरसाइज का ही पार्ट हो गया। ठीक है। तो जब भी जो है हम लोग मेहनत वाला काम करते हैं, तो फिर क्या करते हैं हम लोग, फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं। जब जब हम लोग तेज से सांसें लेते हैं, तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन एक तरह से हो रहा होता है। ओके। तो इतनी बातें हो गई हमारी न्यूरल में मेडुला ऑब्लिंगेटा के। पोन्स की बात करूँ तो पोन्स में भी दो सेंटर सिचुएटेड है। एक को बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एक को बोलते हैं एप्ट्यूस्टिक सेंटर। ठीक है। एनसीईआरटी में सिर्फ न्यूमोटैक्सिक सेंटर के बारे में लिखा है, और क्या लिखा है उसको भी हम लोग ने देखा है। तो इसको याद करने के लिए एक तरीका है हमारे पास, पी से क्या होता है, पॉजिटिव। पी से क्या होता है, पॉजिटिव। और ए जिस वर्ड के आगे लग जाता है तो वो नेगेटिव सेंस जाता है, जैसे सेलुलर और ए सेलुलर मतलब बिना सेल के, है ना। वैसे ही ये भी नेगेटिव सेंस एक तरह से दिया जाए तो कह सकते हैं ये क्या है, नेगेटिव। तो हमको याद रखना है कि निमोटैक्सिस सेंटर जो है वो रेस्पिरेटरी रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है। पॉजिटिव मतलब बढ़ा देता है। और एप्न्यूस्टिक सेंटर जो है वो रेस्पिरेटरी रेट को क्या करता है, घटा देता है, मतलब डिक्रीज कर देता है। नेगेटिव मतलब डिक्रीज कर देता है। ठीक है। और हमने और रेस्पिरेटरी रेट अगर इंक्रीज हुआ है तो ड्यूरेशन क्या हुआ होगा, इंस्पिरेशन का डिक्रीज। तो इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन जो है वो क्या हुआ होगा, डिक्रीज। तो ये इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को क्या करता है, डिक्रीज करता है, और ये इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इतना याद रख लेंगे आप लोग, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, है ना। आप रेट याद रखिए, ड्यूरेशन अपने आप याद हो जाएगा, उसका जस्ट रेसिप्रोकल है, अपोजिट है। ओके। तो कैसे याद रखेंगे, पी है, पी से हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पी है, पी से हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ए है हमारा, ए से क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। ए से हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव मैंने डिक्रीज, पॉजिटिव मैंने इंक्रीज। तो ये पॉन्स का याद करने का तरीका है। कीमोसेंसिटिव एरिया दो तरह के होते हैं हमारी बॉडी में। एक होते हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। एक होता है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, पेरिफेरल, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर मतलब हमारे सेंटर ऑफ द बॉडी में जो प्रेजेंट है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में जो प्रेजेंट है। और पेरिफेरल रिसेप्टर, कीमोरिसेप्टर मतलब उनको छोड़ के कहीं और भी प्रेजेंट होता है, वो पेरिफेरल में आ जाता है। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर हमने पहला देखा मेडुला ऑब्लिंगेटा की जस्ट बगल में जो प्रेजेंट था, सेंस करा था कार्बन डाइऑक्साइड NS प्लस को, एनसीईआरटी में मेंशन है। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर की बात की है, वो भी एनसीईआरटी में मेंशन है। एक उसने बोला था कि एओर्टिक आर्च के पास है, और एओर्टिक आर्च के पास सिचुएटेड है, और दूसरा उसने बताया कैरोटिड आर्टरी के पास है, कैरोटिड आर्टरी। एग्जैक्ट लोकेशन इसका मैं बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए सर। ठीक है। एओर्टिक आर्च मैंने बताया, एओर्टिक आर्च क्या होता है कि हार्ट होता है हमारा, हार्ट होता है हमारा, फोर्थ चैम्बर का हार्ट होता है। ठीक है। फोर्थ चैम्बर का हार्ट होता है। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल्स निकलती है वो पीछे की तरफ से जाती है, इसलिए डॉट डॉट से बता रहा हूँ। और वो फिर ये ऊपर ऐसे उठती है और एक आर्च का फॉर्मेशन करती है, उसी को बोलते हैं कौन, क्या, एओर्टा। एओर्टा उसको बोलते हैं, पूरा नाम क्या होता है, आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा, एओर्टा का एक आर्च, आर्च एओर्टा बहुत ही बड़ी वेसल्स होती है, सबसे पहले जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, बहुत ही मोटी होती है। ओके। तो आर्ट ऑफ एओर्टा पे जो होता है वो क्या होता है, कुछ रिसेप्टर रिसेप्ट होते हैं जो कि सेंस करने का काम करते हैं केमिकल्स को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड NH+ को। जब वो उसकी मात्रा बढ़ती है तो नेसेसरी सिग्नल्स जो है वो किसको भेजते हैं हम, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और अल्टर करते हैं रेस्पिरेटरी रेट को हमारे। ओके। उसी को बोलते हैं क्या, एओर्टिक आर्च। के बाद एओर्टिक बॉडीज बोलते हैं इसको, बेसिकली उनको क्या बोलते हैं, एओर्टिक बॉडीज। कहाँ से जो है, आर्च ऑफ एओर्टा पे, एओर्टिक बॉडीज। ऐसे ही कहाँ से जुड़े होते हैं, कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी जो होती है वो हमारी होती है, कैरोटिड आर्टरी जो होती है वो डिवाइड करती है दो पार्ट में, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, जहाँ पे वो दोनों अलग होते हैं, बाइफरगेशन इनका जहाँ होता है, वहीं पे ये क्या सिचुएटेड होता है, कैरोटिड बॉडी। क्या सिचुएटेड होता है, कैरोटिड बॉडी, कैरोटिड बॉडी, कैरोटिड बॉडी, कैरोटिड बॉडी। कैरोटिड बॉडी भी है, वो किसकी तरह फंक्शन परफॉर्म होता है, एओर्टिक बॉडीज की तरह फंक्शन परफॉर्म करता है। मतलब सेंस करता है कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज एंड NH+ के इंक्रीज को, और नेसेसरी जो है वो सिग्नल भेजता है रेस्पिरेटरी सेंटर को, और उसके अल्टर अल्टर करता है किसको, रेस्पिरेटरी रेट को। ओके। इतनी बातें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। अब जो है रेगुलेशन की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है कि रेगुलेशन और रेस्पिरेशन दो तरीके से होता है। न्यूरल रेगुलेशन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कीमोसेंसिटिव एरिया के थ्रू हो सकता है। न्यूरल रेगुलेशन में मैंने बताया कि मतलब घाटा है हमारा, वहाँ पे दो सेंटर है, DRG, DRG, DRG। डाइट से याद करना है मैंने,
डी डी मतलब डीआरजी इंस्पिरेटरी सेंटर है, इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करने का काम करता है। एक वी की बात करें, वीआरजी वीआरजी एक्सपिरेटरी सेंटर को कंट्रोल करता है, एक्सपिरेटरी सेंटर मतलब एक्सपिरेशन को कंट्रोल करता है। कौन सा एक्सपिरेशन? फोर्सफुल एक्सपिरेशन। ऐसे ही पॉन्स की बात की, पॉन्स मैंने बताया कि उसमें दो सेंटर प्रेजेंट है, न्यूमोटैक्सिक एंड एपनोस्ट्री। एनसीईआरटी में मैं न्यूमोटैक्सिक, उसको बोला कि ड्यूरेशन को डिक्रीज कर देता है, रेस्पिरेटरी को इंक्रीज करता है। पी से मैंने बोला पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब रेस्पिरेटरी बढ़ा देता है, एस मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब रेस्पिरेटरी घटा देता है। और इंस्पिरेशन ड्यूरेशन जो है उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे हम लोग, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है उसका। कीमोसेंसिटिव एरिया में मैंने दो सेंटर बताए थे, एक बताया था कि सेंटर कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। सेंटर कीमोरिसेप्टर जो है वो मेडुला ऑब्लिंगेटा में सिचुएटेड होता है। फिर पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर जो है एओर्टिक बॉडीज एंड कैरोटिड बॉडी के नाम से जाने जाते हैं, जो कि कहाँ लोकेटेड है? एओर्टिक आर्च में एंड बाइफरगेशन ऑफ कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो इतनी बातें आई थिंक क्लियर है। अब जो लास्ट पार्ट इस चैप्टर का बचता है हमारे पास वो है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये बहुत छोटा टॉपिक है क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही बीमारियां हैं एनसीईआरटी में जो मेंशन है, और इसको बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस में पूछे गए हैं। और बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा है, और इससे अगर क्वेश्चन आता है तो आप गलत भी नहीं करेंगे, और जो है वो नंबर गेन करेंगे थोड़ा सा पढ़ के भी, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। एस्मा एक डिजीज होती है, एक एस्मा दिया हुआ है, एम्फीसेमा दिया हुआ है, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज दिया हुआ है, ठीक है। तो एस्मा की अगर मैं बात करूँ तो एजमा बोलते हैं इसको, बेसिकली प्रोनाउंसिएशन इसका अलग ही है, अस्थमा नहीं बोलते हैं इसको, ठीक है। एजमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। एजमा में बेसिकली होता क्या है, मैं पहले बात को बताता हूँ। एजमा में मैं अगर मैं बात करूँ तो एजमा में होता क्या है कि हमारे, हमने पढ़ा है कि ये ट्रकिया होता है, फिर हमारे ब्रोंकाई होते हैं, और फिर उसके बाद वो फाइनली डिवाइड होते हैं, तो क्या बनाते हैं? ब्रोंक्यूल्स। क्या बनाते हैं? ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स। और ये क्या हमारा? ब्रोंकाई, ठीक है। तो एस्मा बीमारी में क्या होता है कि ये जो एयरवे है, हमारा एयरवे है, ये जो विंड पाइप है बेसिकली, विंड पाइप सॉरी, एयरवे बेसिकली हम ब्रोंकाई ब्रोंक्योस, ठीक है। ये हमारा पूरा एयरवे जो है उसका क्या हो जाता है कि नैरोइंग हो जाता है। नैरोइंग का मतलब क्या हुआ कि ये इतना अगर पहले थिकनेस था इसका तो वो कम हो जाता है ना, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, बेसिकली कह सकते हैं हम लोग, क्या हो जाता है? कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, क्यों होता है? ड्यू टू इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन की वजह से। और वो इन्फ्लामेशन कराता कौन है? ट्रिगर्स होते हैं, अलग अलग ट्रिगर, ट्रिगर मतलब अलग अलग चीज़ें ट्रिगर करती हैं। ये एलर्जिक होता है बेसिकली। एलर्जी कहने का मतलब क्या है कि स्मोक से, डस्ट से, इन सब चीज़ों की वजह से जो है आदमी में डेवलप होने की कुछ डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन बेसिकली कराता है किसका? ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योल्स का। किसका इन्फ्लामेशन कराता है? ऐसा में हो जाता है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योल्स। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योल्स का क्या होता है? इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से क्या होता है? नैरोइंग ऑफ द एयरवे हो जाता है, कह सकते हैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। जिसकी वजह से, एक बात बताओ, अगर इतना मोटा पाइप था वो पतला हो जाएगा, तो अगर इसमें से फूक मारेंगे तो कैसी आवाज आएगी? सीटी जैसी आवाज आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, ऑब्वियसली आएगी यार। नैरोइंग बांसुरी जो बजती है वो क्या होती है? नैरो होती है। मोटा सा पाइप बना देंगे तो क्या उसमें से आवाज बजेगी अच्छी? नहीं। तो इसीलिए मैंने बोला कि इसमें क्या होता है? नैरोइंग ऑफ द क्या हो जाता है? एयरवेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। उस साउंड को बोलते हैं, सीटी जैसी आवाज आती है बेसिकली। पेशेंट जो है वो जब बोलेगा ना तो सीटी जैसी आवाज आएगी, है ना। उसी को बोलते हैं क्या? वीजिंग। क्या बोलते हैं? वीजिंग। तो वीजिंग क्या है? सीटी जैसी आवाज आती है। किसमें आती है? अस्थमा के पेशेंट में। क्यों आती है? क्योंकि नैरोइंग ऑफ द एयरवेज हो गई है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शंस हो गए हैं, ठीक है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के। तो यही बेसिकली पूरा एस्मा है, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है। आगे आप लोग को और भी पढ़ना है इसके बारे में, अभी नहीं, आगे। तो अभी तक के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो एस्मा में जो एनसीईआरटी में लिखा है वो इतना ही लिखा है कि एस्मा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ऑब्वियसली जब नैरोज हो जाएगा एयरवेज, सांस लेने में तो दिक्कत होगी, क्योंकि हवा कम जाएगी और हवा कम आएगी, तो सांस लेने में तो दिक्कत होने वाली है। तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इसमें होगी, ठीक है। कॉजिंग वीजिंग, जिसकी वजह से क्या होता है? वीजिंग होता है ना, वीजिंग हो रहा है। मैंने बताया वीजिंग क्या होता है कि विस्लिंग साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ पर्सन स्पीक्स, है ना, अस्थमैटिक पर्सन स्पीक्स, ठीक है। तो वीजिंग, वीजिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। ड्यू टू, क्यों होता है ये? ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। बोलना नहीं आपको, यही 3-4 पॉइंट्स है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है इसमें। क्यों होती है डिफिकल्टी? क्योंकि क्या इन्फ्लेमेशन ब्रोंकाई, ठीक है, और प्रोड्यूस होता है साउंड जिसको बोलते हैं वीजिंग। और ये होता क्या है? इन्फ्लेमेशन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की वजह से होता है। यही 3 चीज़ आपको याद रखना है, और आसपास का कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो इस चीज़ों को आप लोग को अपने माइंड में रखना है कि आसमा में क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की वजह से होता है, ठीक है। दूसरी बीमारी है हमारे पास एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा में मैं बता देता हूँ कि क्या होता है पहले, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें लिखा क्या है, ओके। एम्फाइसेमा में क्या होता है कि बेसिकली हमारा क्या होता है कि
ब्रोंकाई ब्रोंक्योस, टर्मिनल ब्रोंक्योस आते हैं, फिर उसके बाद एल्वियुलर डक्ट आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, हमारा एल्विलाई आता है, फिर हमारा ब्लड कैपिलरी होता है, वहाँ पे एक्सचेंज होता है ना, गैसेस का। तो बेसिकली यहाँ पे डैमेज जो होता है वो एल्वियुलर वॉल होता है। ये जो वॉल है ना, ये पूरा वॉल, ये वॉल जो होता है वो डैमेज हो जाता है। डैमेज होने की वजह से क्या होता है कि, एक बात बताओ, रेस्पिरेटरी सरफेस क्या था हमारा, कौन बना रहा था, रेस्पिरेशन किस सरफेस के थ्रू हो रहा था, एल्विलाई के थ्रू ही तो हो रहा था। यहीं पे तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट थे और एक्सचेंज हो रहे थे गैसेस के। ठीक है, मैंने पुरानी वीडियोज में भी आप लोग को ये अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो अगर ये सरफेस ही डिक्रीज हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सरफेस ही अगर डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या गैसेस का एक्सचेंज इजिली होगा? नहीं होगा, कम होगा ना एक्सचेंज। तो यही बीमारी है ये। इसमें होता क्या है कि एम्फाइसीमा में क्या होता है कि ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है, बहुत ही क्रॉनिक डिसऑर्डर है, काफी लंबे समय से हो रहा होता है, एक दिन में नहीं होता है किसी को। ठीक है, तो क्रॉनिक मतलब कहने का 3 महीने से ज्यादा लगभग समय से हो रहा है। ठीक है, 3 मंथ से ज्यादा, बहुत सारी ऐसी बीमारी तो 3 महीने के लिए, 1 साल के लिए, है ना, मतलब काफी लंबा ड्यूरेशन से हो रहा है, धीरे धीरे हुआ है, ऐसे नहीं कि अचानक से। क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसमें होता क्या है कि एल्वियोलर वॉल जो होती है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। एल्वियोलर वॉल जो होती है डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कम हो जाता है ना, गैसेस का एक्सचेंज कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो होता है सांस लेने में दिक्कत होती है आदमी को, है ना, और एम्फाइसेमा डेवलप हो जाता है। तो एम्फाइसेमा है क्या? एम्फाइसेमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, याद रखना है आपको, जिसमें होता है कि एल्वियोलर वॉल जो होती है वो डैमेज हो जाती है, मैंने अभी बताया क्यों होती है, ड्यू टू विच, जिस, हाँ सॉरी, एल्वियोलर डैमेज होती है, और डैमेज होने की वजह से क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सर्फेस जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। रेस्पिरेटरी सर्फेस अगर डिक्रीज हो गया तो वन हो गया। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली एम्फाइसेमा में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सर्फेस डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सॉरी एल्वियोलर वॉल डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सर्फेस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। और इसका एक मेजर कॉज क्या है, और भी कॉजेज होते हैं इसके, लेकिन सबसे मेजर कॉज इसका क्या है, वन ऑफ द मेजर कॉजेज जो होते हैं वो सिगरेट स्मोकिंग होती है। तो एम्फाइसेमा सिगरेट स्मोकर के साथ क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। मतलब जो बीड़ी फूकते हैं, बीड़ी फूकते हैं या फिर सिगरेट पीते हैं, तो उन लोग में एम्फाइसेमा होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ओके, ठीक। तो ये हो गया हमारा अस्थमा और एम्फाइसेमा। अब लास्ट बीमारी हमारे पास बचा है जो, वो है हमारे पास ऑक्यूपेशनल लंग, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, है ना। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब ये कि कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं हमारे इंडिया में या फिर कहीं पे भी, ठीक है, और जिसमें क्या होता है कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे डस्ट, स्मोक, है ना, कुछ पार्टिकल्स ऐसे जो होते हैं वो उड़ते रहते हैं, और वो जो है वो हमारे एयरवेज में घुसते हैं, लंग्स में घुसते हैं और उनको डैमेज करते हैं। ठीक है, उसकी वजह से ये बीमारियां डेवलप होती है। तो ऐसी कैसी फैक्ट्री में ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, आप ही बताइए। ऐसी फैक्ट्री पे जहाँ पे धुंध फट जाता होता है, जैसे कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज में, है ना, कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज में, है ना, जैसे हमारा जहाँ पे सोन की ग्राइंडिंग होती है, पत्थर है ना पीसा जाता हो, बेसिकली ग्राइंडिंग होती है, वो छोटे पार्टिकल्स में बना के बालू बनाया जाता है ना, जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है ना, डस्ट ज़्यादा उड़ता है ना। तो रोड जो बनाते हैं लोग वो, है ना, कोल माइनिंग में हो गया हमारा, और हमारा ये चिमनीज जो होती हैं, बेसिकली कह सकते हो तुम, ये जो शुगर केट फैक्ट्रीज होती है, वहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ऐसे ही कुछ ऑक्यूपेशन होते हैं जहाँ पे ये होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। सिलिका जहाँ पे बनता है, बेसिकली बालू, बालू आपने सुना होगा, चमकता है जो बहुत ज़्यादा, घर बनाने में यूज होता है। इस फैक्ट्रीज में जो है वर्कर्स को ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो होता है इन सर्टेन इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग, जहाँ पे पिसाई होती है चीज़ों की, है ना, स्टोन ब्रेकिंग, स्टोन को ब्रेक करते हैं जहाँ पे, है ना, सो मच डस्ट उड़ता है वहाँ पे, मैंने बताया डस्ट की वजह से ही होता है, डस्ट उड़ता है, प्रोड्यूस होता है, दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुल्ली कोप विद द सिचुएशन। डिफेंस मैकेनिज्म, हमारा बॉडी कोशिश करता है कि उसको बाहर निकालने की कोशिश करे। जैसे कोई डस्ट घुस जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हम क्या करते हैं, कफ रिफ्लेक्स आता है, खांस लेते हैं, बाहर निकल जाता है वो। ठीक है, लेकिन ये इतना ज़्यादा हो जाता है एक्सपोजर ना, काफ़ी साल से आदमी काम कर रहा होता है वहाँ पे। ठीक है, एक दिन में थोड़ी होता है ये, कम से कम 10-15 साल लगते हैं ऐसा होने में। ठीक है, तो जो भी वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं उन लोग को मास्क लगा के काम करना चाहिए, अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो तैयार रखना चाहिए, और अपने आप को बचाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज नहीं डेवलप होगा, लेकिन काफ़ी समय से अगर वो उस फैक्ट्री में या फिर उस जॉब में काम करते रहेंगे तो वो ऑब्वियसली डेवलप होने वाला है। ठीक है, और इससे कैंसर तक होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो ये सब बात की बात है, पहले एनसीईआरटी में जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं।
तो दैट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुल्ली कोप विद दिस सिचुएशन। डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी का जो है वो कोप नहीं कर पाता है इन सिचुएशन से, और बीमारी डेवलप हो जाती है। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन हो जाता है। लॉन्ग एक्सपोजर अगर होगा तो वो क्या होगा, एयरवेज का इन्फ्लेमेशन करा देगा। इन्फ्लेमेशन होगा, इसी के थ्रू तो जा रहा है, लंग्स का पूरा इन्फ्लेमेशन हो जाए, और जब इन्फ्लेमेशन होता है लास्ट स्टेज उसका क्या होता है, फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस मतलब बेसिकली सिकुड़ जाना, सिकुड़ जाता है वो। पहले लंग्स ऐसे कह सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन हुआ पहले लंग का, और लंग्स का इन्फ्लेमेशन होने के बाद जो है वो लंग जो है वो फाइब्रोसिस हो गया उसका। ठीक है, लास्ट में क्या हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस मतलब प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू प्रोलिफरेट कर जाते हैं। ओके, ब्लड वाले चैप्टर में हमने पढ़ा होगा फाइब्रस सेल्स, फाइब्रस टिश्यूज क्या होते हैं। ठीक है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू हो जाते हैं। ठीक है, दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज, जिसकी वजह से लंग डैमेज हो जाता है। ऑब्वियसली लंग का सरफेस जो है डिक्रीज कर जाएगा, वो फाइब्रोस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो उसका फंक्शन जो है वो भी तो डिक्रीज हो जाएगा जो वो काम करता था। ठीक है, तो लंग डैमेज हो जाता है उसकी वजह से। वर्कर इन सच इंडस्ट्री शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क, उनको पहनना चाहिए ताकि ये जो डस्ट है वो उनके एयरवेज में ना जाए, उनके लंग्स में ना जाए, और वो इन बीमारियों के होने से बचे, मतलब उनको ये बीमारी ना हो। तो उनको मास्क जो है वो पहनना चाहिए, ताकि ये डस्ट जो है उनके एयरवेज में ना जाए और उनको बीमारियां ना हो। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ये चैप्टर फिनिश होता है। अब कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड ही मैंने रखे हैं। ओके, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कि भाई मैंने सही पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, प्रीवियस ईयर में आया है कि नहीं इससे क्वेश्चन इस टॉपिक से, इसीलिए तो मैंने पढ़ाया है। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो है वो है अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू। पहला ऑप्शन क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्रकिया होता है क्या एस्मा में। तो सबसे पहले थ्योरी बेस करते हैं कि एस्मा में हो क्या रहा था। एस्मा में मैंने बताया था कि दो तीन चीजें ही सिर्फ याद करनी है। क्या याद करनी है हमें, कि एस्मा में होता क्या है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योस का इन्फ्लेमेशन होता है। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योस का क्या होता था, इन्फ्लेमेशन होता था। ठीक है, जिसकी वजह से कॉज कैसे साउंड प्रोड्यूस होता था, वीजिंग, है ना, वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता था। ठीक है, तो वही यहाँ पे देख लो कहाँ पे लिखा हुआ है, एस्मा इज एट्रीब्यूटेड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया का इन्फ्लेमेशन होता था, नहीं। एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स, फ्लूइड का इन्फ्लेमेशन, नहीं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता था क्या लंग, नहीं। एलर्जिक रिएक्शन है जिसमें मास सेल आते हैं इन द लंग्स, ये वाला चीज सही है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैंने बताया था एलर्जी की वजह से होता है, ट्रिगर होते हैं इसके अलग अलग। ठीक है, उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, एलर्जी की वजह से बेसिकली होता है। तो ये 2016 में पूछा गया, थोड़ा सा एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी आप लोग ऑड वन आउट करके इसको टिक कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नेम द pulmonary disease in which the alveolar surface area involved in the gas exchange is drastically reduced, डैमेज एल्वियोलर वॉल। एल्वियोलर डैमेज किसमें होता था, एम्फाइसेमा में। सरफेस एरिया डिक्रीज किसमें होता है, एम्फाइसेमा में। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, एम्फाइसेमा। ठीक है, एम्फाइसेमा। नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज मेनली सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। मैंने बताया था क्या, एम्फाइसीमा के बारे में क्या बताया कि ये क्रॉनिक डिजीज है और ये सिगरेट स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड होता है। तो ऑप्शन ढूंढ लो, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एल्कोहोलिक एम्फाइसीमा, एस्मा। क्या होगा आंसर सही, एम्फाइसीमा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज मतलब ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं, तो आप ढूंढोगे ऐसा कौन सा बीमारी है जो कि ऑक्यूपेशन में बेसिकली काम करने की वजह से होता है। तो एंथ्रासिस, एंथ्रासिस ऑक्यूपेशन की वजह से नहीं होता है। ठीक है, ये अलग बीमारी है। ठीक है, बॉटुलिज्म ये भी अलग बीमारी है, क्लोस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म जो है वो कॉज कराता है। एम्फाइथेमा जो है वो वर्कर में नहीं होता, वो सिगरेट पीने वालों में हो रहा था। ठीक है, सिलिकॉसिस, सिलिका इंडस्ट्री, मैंने बताया था कि इंडस्ट्रीज में काम करने वाला जहाँ पे सिलिका उड़ रहा है, बालू जहाँ पे बनता है ना, वहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो लंग्स में जाके डैमेज कर सकते हैं काफी लंबे समय से अगर एक्सपोजर होगा तो। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है कि ड्यू टू द इंक्रीज एयरबोर्न एलर्जेंस एंड पोल्यूटेंट्स मेनी पीपल इन द अर्बन एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर दैट कॉज द वीजिंग। वीजिंग किस में होता था, अस्थमा में। अब देख लो, रिडक्शन इन द सिक्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट निमोसाइड, ये तो नहीं पढ़ा। बिनाइन ग्रोथ ऑफ द म्यूकस लाइनिंग इन द कैविटी, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकोल, ये तो पढ़ा था ही अस्थमा के बारे में। तो ये ऑप्शन क्या होगा सही। अगला भी देख लेते हैं, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू में प्रोलिफरेट हो रहे थे, बताओ फाइब्रोइड टिश्यू किसमें का प्रोलिफरेट हो रहे थे, डैमेज कर रहे थे एल्वियोलर वॉल को, एम्फाइसीमा में ना। ओके, which of the following options correctly represent the lung conditions in the asthma and emphysema। asthma और emphysema में क्या होता है वही देखना है। asthma में क्या होता था, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोस होता था। तो देखो ऑप्शन क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोस, ब्रोंकाई नहीं दिया है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। एंड एम्फिसेमा, एम्फिसेमा में क्या होता है, डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी सरफेस, हाँ एल्वियोलर डैमेज होता है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, क्या इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रोंकियोल, नहीं यार, इंक्रीज थोड़ी होता था। इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी सरफेस, नहीं, एस्मा में ऐसा नहीं होता। डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी सरफेस, नहीं, एस्मा में ऐसा कुछ नहीं होता। एस्मा में होता था इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोस, एंड एम्फिसेमा में होता था, अगली लाइन जो लिखी हुई है एम्फिसेमा के लिए लिखी हुई है, डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन सही। ठीक,
द रेस्पिरेटरी सेंटर विच कंट्रोल द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन आर लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड होता था, मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ लोकेटेड होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा में लोकेटेड होता है। ये सब तो एकदम बाहर ही है, कुछ है नहीं, पॉन्स तो दिया ही नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता। ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर विच रेगुलेट द रेस्पिरेशन, फिर दोबारा वही क्वेश्चन पूछा है, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, सही बात है ये तो। ठीक है, फिर न्यूरल रेगुलेशन फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर ड्यूरेशन घटाता था, रेट इंक्रीज करता था, है ना। इम्पोर्स रीजन जो होता है वो इंक्रीज करता है, ड्यूरेशन नहीं, डिक्रीज करता था ना, तो ये तो गलत हो गया। फिर वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफर फ्रॉम द लंग फाइब्रोसिस, लंग फाइब्रोसिस हो सकता है क्या, वर्कर इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस, हो सकता है, हो सकता है ना। अबाउट 90% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन, ये तो नहीं सही है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सिगरेट स्मोकिंग में भी इन्फ्लेमेशन, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, नहीं एस्मा में होता था ना ये तो, सिगरेट स्मोकिंग में वैसे एम्फाइसेमा होता था, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, क्योंकि ग्राइंडिंग इंडस्ट्री में होता है, सबसे पहले लंग का इन्फ्लेमेशन होता है, उसके बाद लंग फाइब्रोसिस होती है लास्ट में चल के, तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है कि a person goes to the high altitude and experience altitude sickness with symptoms like the breathing difficulty and heart palpitations, तो लिखा है कि ए पर्सन जो कि हाई एल्टीट्यूड पे जा रहा है, बहुत ही ऊंचाइयों पे जा रहा है, लाइक लेह लद्दाख में जा रहा है, बहुत ही माउंटेन पे जा रहा है, बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे है जो कि लोकेटेड, ठीक है, वहाँ पे एल्टीट्यूड सिकनेस होता है, मतलब सांस लेनी तेज हो जाती है और पल्पिटेशन आने लगते हैं, है ना। वो होता क्यों, ये दिया है एनसीईआरटी में, आई थिंक ब्लड वाले चैप्टर में दिया हुआ है, जिसमें हार्ट के बारे में सब दिया है, सर्कुलेशन वाले चैप्टर में। ओके, तो a person goes to a high altitude experience high altitude sickness with symptoms like breathing difficulty होती है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, हार्ट पैल्पिटेशन है, जो है हार्ट तेजी से धड़कने लगता है। ओके, तो ये होता क्या है, हमें पता है कि हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो रीजन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि ड्यू टू द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी गेट, हाँ सही है, बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आदमी को सफिशिएंट ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिलता है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, इस चैप्टर का नहीं है, इस वजह से मतलब अभी जो मैंने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड नहीं है, तो फिर भी हम इसको बता देता हूँ मैं, ठीक है ना, कि हाई एल्टीट्यूड पे जाने की वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पर्सन के ब्लड को जो है वो सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, तो क्या होता है कि सिम्टम्स आते हैं ये सब। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ए, बोथ ए एंड assertion and reasons are true and R is the reason is the correct explanation of assertion। ठीक है, ए इसका सही है। तो इसी के साथ जो है वो ये टॉपिक फिनिश होता है, और आई थिंक आप लोग को ये बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा टॉपिक, और आप अगर आप ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखते हैं तो आपके कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होंगे, और काफ़ी अच्छे से आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा, दोबारा आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, है ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जिसको ये टॉपिक समझने में मुश्किल होती है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक है, और ताकि मैं और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो आप लोग के लिए बनाता रहूँ। और इन द लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।